कक्षा 11वीं इतिहास औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं और समझाने जा रहा हूं। क्या होता है, किसी भी शहर हो, किसी भी प्रांत हो या देश हो, जब तक उद्योगों का विकास नहीं होता है, नए नए उद्योग नहीं लगते हैं, उद्योग में एक क्रांति नहीं आती है, तो उस देश का विकास, उस जिले का विकास बहुत मध्यम गति से होता है। वहाँ बेरोजगारी रहती है, बेकारी रहती है। तो आज मैं आपको औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। औद्योगिक क्रांति उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन थी, जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम किया जाने लगा और औद्योगिक संगठनों में भी परिवर्तन हुआ। आवासों में उद्योग कुटीर उद्योग चलाने के बजाय कारखानों में काम होने लगे। पिछले जो अध्याय थे उसमें हमने विश्व में हुए राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के अंतर्गत विभिन्न तत्वों का अध्ययन किया। अब हम इस अध्याय में विश्व में हुए विभिन्न परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के तहत औद्योगिक क्रांति और उसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे। 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में एक क्रांति का सूत्रपात हुआ, जिसका कालांतर में अन्य यूरोपीय देशों में भी तीव्र प्रसार हुआ। क्योंकि यह क्रांति औद्योगिक क्षेत्र में हुई थी, इसलिए इस क्रांति को औद्योगिक क्रांति से नाम से पुकारा गया। भिन्न भिन्न विद्वानों ने औद्योगिक क्रांति की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। इतिहासकार जोसेफ रीथल ने औद्योगिक क्रांति की व्याख्या करते हुए लिखा है, औद्योगिक क्रांति मूलतः वह प्रक्रिया थी जिसके द्वारा दस्तकारी के स्थान पर मशीनरी का प्रयोग प्रारंभ हुआ। मानव इतिहास में यह एक अनूठा परिवर्तन था। विद्वान इतिहासकार C.D. हेजन के अनुसार गृह उद्योगों की अपेक्षा कारखानों में उत्पादन करने की पद्धति को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इतिहासकार डेविस ने इस क्रांति का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया है, औद्योगिक क्रांति का मतलब उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया। मनुष्य उत्पादन के पुराने उपाय को छोड़कर बड़ी मात्रा में कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन। एलिस और जॉन ने इसका अर्थ विशुद्ध रूप से समझाते हुए लिखा है। औद्योगिक क्रांति क्या थी? यह हाथ से काम लेने के बजाय मशीन से काम लेने का परिवर्तन था। यह घरेलू प्रणाली से, यानी घर में बैठकर चीज बनाने की फैक्ट्री प्रणाली का परिवर्तन भी था। डॉक्टर भूपेश चंद्र सक्सेना ने इस क्रांति का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, उत्पादन साधनों में परिवर्तन हो जाने का नाम ही औद्योगिक क्रांति है। मैग्नस वर्नस ने औद्योगिक क्रांति का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, औद्योगिक क्रांति केवल व्यापार का दैत्याकार विकास ही नहीं था, वरना उत्पादन के क्षेत्र में भी आशा से अधिक प्रगति थी। यह क्रांति उद्योग और मशीनीकरण, उद्योग में शक्ति के प्रयोग से कारखानों, व्यावसायिक तरीकों निर्माण से एक सनसनी पैदा
करने वाले तथा यातायात के साधनों के विकास से सफल हुई प्लेट जीन या ड्रमर ने लिखा है, अनेक पूंजीपतियों ने बहुत बढ़िया माल बनाने के लिए, जिससे कि उन्हें अधिक ख्याति मिले, अत्यंत कठोर परिश्रम किया एवं नई मंडियां ज्ञात करने के लिए निरंतर सतर्क रहे। जो नए संगठन इस युग में बने, उनसे व्यापार व पूंजी का विकास हुआ। यही औद्योगिक क्रांति है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, उसे औद्योगिक क्रांति कहा जा सकता है, क्योंकि अब गृह उद्योगों के स्थान पर कारखानों में विशाल पैमाने पर उत्पादन किया जाने लगा। हजारों किसानों ने अपने खेत को छोड़कर कारखानों में काम करना शुरू कर दिया। इससे सामाजिक जीवन और प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। इन सभी परिवर्तनों को सामूहिक रूप से हम औद्योगिक क्रांति कह सकते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुई? विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई। यद्यपि बाद में जापान व रूस आदि देशों में भी औद्योगिकरण इंग्लैंड से अधिक तेज हुआ। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुआ? यह एक रोचक जिज्ञासायुक्त प्रश्न है। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड की अपेक्षा फ्रांस में उद्योग धंधे व्यापार उन्नत अवस्था में थे। जनसंख्या की दृष्टि से भी फ्रांस इंग्लैंड की तुलना में अग्रणी देश था, लेकिन फिर भी औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ फ्रांस अथवा विश्व के अन्य किसी देश में ना होकर इंग्लैंड में ही हुआ। इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। पहला है इसका जनसंख्या में वृद्धि। 18वीं व 19वीं शताब्दी के मध्य इंग्लैंड में हुई जनसंख्या वृद्धि औद्योगिक क्रांति का कारण बनी। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 40% तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक 3 दशकों में 50% जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। इंग्लैंड में जनसंख्या में बढ़ोतरी होने के परिणाम स्वरूप वस्तुओं की मांग बढ़ी, जिसके कारण उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के प्रयत्न हुए। जब उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के प्रयत्न हुए तो मजदूरी में भी बढ़ोतरी हुई। मजदूरी में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप मजदूरों की आय बढ़ी। जनता की आय में बढ़ोतरी होने से जनता की क्रय शक्ति बढ़ी। परिणाम जनता ने अधिक सामान खरीदा, जिससे पुनः वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई। इस प्रकार जनसंख्या में बढ़ोतरी व आर्थिक विकास एक दूसरे पर आधारित थे। इस प्रकार मांग और उत्पादन औद्योगिक क्रांति का कारण बनी। दूसरा है विस्तृत व्यापारिक क्षेत्र। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड का व्यापारिक क्षेत्र विश्व के अन्य राष्ट्रों की तुलना में अधिक विस्तृत था। यद्यपि आधुनिक युग के प्रारंभ में अमेरिकी महाद्वीपों और भारत के व्यापारिक समुद्री मार्गों की खोज क्रमशः स्पेन और पुर्तगाल ने की थी। फिर भी ये दोनों देश अपनी आंतरिक समस्याओं में फंसे रहने के कारण व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सके। जबकि इसके विपरीत इंग्लैंड वासियों ने अपने व्यापार का पूर्ण मनोयोग के साथ विस्तार किया। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप तथा अन्य महाद्वीप इंग्लैंड के सुदृढ़ व्यापारिक क्षेत्र बन गए। इंग्लैंड के व्यापारिक क्षेत्र के विस्तार में इंग्लैंड के विभिन्न उपनिवेशों का भी सराहनीय योगदान रहा। विभिन्न
उपनिवेशों में विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति की निरंतर मांग थी। इस निरंतर मांग की पूर्ति के लिए सस्ती विधियों द्वारा अधिक माल का उत्पादन करना आवश्यक हो गया। इससे औद्योगिक क्रांति के प्रादुर्भाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरा है यातायात की सुविधा। 18वीं शताब्दी में यातायात के साधनों का महत्वपूर्ण विकास हुआ। यातायात के साधनों के मध्य से भारी वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना सुविधाजनक हो गया। इस सुविधा से औद्योगिकरण का तीव्र गति से विकास हुआ। 1830 ईस्वी में रेलगाड़ी के आविष्कार के पश्चात सामान ढोने के लिए रेल का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इससे उद्योगों में यकायक तेजी आई। चौथा है कोयला व लोहे की खानों में निकटता। किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए कोयला, लोहा आवश्यक खनिज पदार्थ होते हैं। इंग्लैंड में कोयला तथा लोहे की खानें पास पास पाई जाती थी। इस सुविधा के परिणाम स्वरूप अनेक मशीनों का निर्माण कम समय में कम लागत से करने में सहायता मिली। इस प्राकृतिक सुविधा के कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। पांचवा है इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति ने भी औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। इंग्लैंड के चारों ओर समुद्र है। यहाँ का कोई भी स्थान समुद्र तट से अधिक दूर नहीं है। अतः यहाँ बंदरगाहों के निर्माण में विशेष कठिनाई अनुभव नहीं की गई। यहाँ के व्यापारियों और उद्योगपतियों को बाहर से कच्चा माल मंगाने तथा निर्मित माल को समुद्र तट तक पहुँचाने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। इस सुविधा ने भी औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। छठवां है सुदृढ़ जल सेना। इंग्लैंड की जल सेना महारानी एलिजाबेथ के समय से ही बहुत शक्तिशाली थी। जल सेना के क्षेत्र में इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप का अग्रणी देश था। शक्तिशाली जल सेना के बल पर इंग्लैंड के व्यापारिक जल स्रोतों के माध्यम से अपना माल बिना किसी असुविधा के कहीं भी ले जा सकते थे। इस जल शक्ति के माध्यम से ही युद्ध काल में भी इंग्लैंड के व्यापार को कोई देश नहीं रोक सका। वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि जल शक्ति ने औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहित किया। बच्चों, मैंने आपको औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ाया हूँ, समझाया हूँ। मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके बारे में भी आपको पीडीएफ में भेज दूंगा और समझाऊंगा, और आप लोग इसको बहुत अच्छे से अध्ययन करिए। और कोई दिक्कत हो तो मेरे से संपर्क